तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटा पल्स बाय अनअकैडमी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट, या आप कह सकते हैं कई लोगों के दिमाग में कुछ मिसकंसेप्शन टाइप क्रिएट हो जाता है उसको लेकर के, कि एक बॉडी जो हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे हम जो फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं F बराबर एम ए, तो उसमें ए हमें किस पॉइंट का लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए भाई, क्या क्या बातें उसमें हो सकती है। तो वन बाय वन उन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। तो एक छोटा सा सवाल पूछता हूं मैं आपसे। मान लीजिए कि हमारे पास एक डिस्क है। क्या है? डिस्क। मैंने आपसे बोला कि एक डिस्क है आपके पास, दिस इज हैव अ मास 10 kg। तो 10 kg का इसका मास है और ये एक फ्लोर पे रखी हुई है। ठीक है, लेट्स सपोज कि एक फ्लोर पे रखी हुई है। इसके मैंने किसी पॉइंट पे फोर्स लगाया, लेट्स से 100 न्यूटन। ठीक है, एंड आपसे डिस्क का एक्सेलरेशन पूछा गया। तो डिस्क का एक्सेलरेशन वैसे पूछना सही बात तो नहीं है, लेकिन वो जो हम पूछते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है डिस्क का एक्सेलरेशन, और क्यों हम उसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं, सब चीज यहां पर समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपसे किसी से पूछा कि यहां पे जिस पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया है, आप मुझे इसका एक्सेलरेशन बताइए। ठीक है, तो इस पॉइंट का अगर आप एक्सेलरेशन बताएंगे तो आप क्या लिखोगे? F बराबर एम में जैसे आप लिखते हो, तो कई लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं ऐसे 100 न्यूटन इज इक्वल टू एम इंटू ए, और मास कितना हो गया आपके पास? 10 kg इंटू ए, और ए बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो आपके पास F बराबर एम ए से आता है, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्चुअली एक्सेलरेशन है किसका? भाई पता तो चले कि एक्सेलरेशन है किसका, राइट? तो हम कह देते हैं कि अच्छा देखो, एक काम करते हैं, ऐसी फील आ रही है कि ये जो है ना, ये सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। भाई फिजिक्स है, फील से नहीं चलेगी, लॉजिक आपको बात करनी पड़ेगी। तो यू कांट से कि ये एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेंटर ऑफ मास का है तो क्यों है? ये बात हमें पता होनी चाहिए ना। यहां पे जो पॉइंट है आपके पास, भाई डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके सेंटर पे रहेगा, एक यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, राइट? द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको थोड़ी सी फिजिक्स और लगानी पड़ेगी, यानी कि आपको अगले चैप्टर पे जाना पड़ता है, सेंटर ऑफ मास के बाद वाले आरबीडी, रिजिड बॉडी डायनामिक्स पे, जहां पे हम लोग टॉर्क की बात करते हैं। तो टॉर्क वगैरह से क्या होगा कि एक्चुअली ये डिस्क जब फोर्स लगाया जाएगा तो घूमेगी भी सही, एंड इट इज ऑल्सो रोटेटिंग एज वेल एज ट्रांसलेटिंग। तो दिस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन ऑफ CRTM, कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। तो वहां पर जाकर के आप वेक्टर सम कर सकते हो दो एक्सेलरेशन का, ए और अल्फा आर, और उसका एक्सेलरेशन तब जाकर के आपके निकलेगा। ठीक है, बट कमिंग टू द मेन पॉइंट इज दैट कि हम लोग बात करना चाहते हैं कि ये F बराबर एम ए में ये ए सेंटर ऑफ मास का आया तो क्यों? वाई एम ए में ए सेंटर ऑफ मास का? तो एक काम करते, एक छोटा सा सिस्टम मान लेते हैं, छोटा सा या बड़ा सा कोई भी सिस्टम मान लीजिए, बिल्कुल रैंडम सा, कोई सिमेट्री नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ जो आप मान सकते हो आप मानिए। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास इस तरह का एक कोई सिस्टम है। ठीक है, आप आलू भी बोल सकते हो इसको, और इसमें हमारे पास बहुत सारे पॉइंट मासेस। ध्यान दीजिएगा मेरे वर्डिंग्स पे, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं। लेट्स से हमारे पास यहां पर बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं, जिसको मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बनाए हैं। आप और भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट? नाउ आप जानते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ जो F बराबर एम ए होता है, दैट इज फॉर द पॉइंट मासेस। ठीक है, तो F बराबर एम ए अगर आपके पास पॉइंट मासेस के लिए है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि फॉर पार्टिकल 1 अगर मैं F बराबर एम ए, या फिर ज्यादा बेटर तरीके से अगर आपको बोलूं तो F बराबर dp बाई dt, राइट? तो F बराबर dp बाई dt अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे F एक्सटर्नल ऑन द पार्टिकल नंबर 1। कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, हम ये नहीं मान के चल रहे कि एक्सटर्नल 0 है, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। प्लस क्या पहले वाले पार्टिकल पे दूसरा वाला पार्टिकल भी कुछ फोर्स लगा सकता है क्या? बिल्कुल लगा सकता है, इंटरेक्शन तो है ही।
भाई मास मास इंटरेक्शन, चार चार इंटरेक्शन, आप किसी की भी बात कर सकते हैं, इंटरेक्शन तो आएगा, ठीक है। क्या इसी तरीके से पहले वाले पार्टिकल पे तीसरा वाला पार्टिकल भी फोर्स लगा सकता है क्या? बिल्कुल लगा सकता है। क्या पहले वाले पार्टिकल पे चौथा वाला पार्टिकल भी फोर्स लगा सकता है क्या? क्या ऐसे ही जितने भी पार्टिकल हैं, क्या वो सभी मिलकर के पार्टिकल नंबर 1 पर फोर्स लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, डी बाई डी टी ऑफ m1v1 वेक्टर dp बाई dt लिखा, F इक्वल टू dp बाई dt फॉर पॉइंट मास, और उस पॉइंट मास पे लगने वाले सभी फोर्सेस का सम सिग्मा F इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ p, यानी कि m इंटू v, ये लिखा। नाउ मैं इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इसी लॉ को लिखना चाहता हूं अगले वाले पार्टिकल्स। लेट्स से F एक्सटर्नल ऑन 2 प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ड्यू टू 3 ड्यू टू 4 एंड सो ऑन। जितने भी टर्म्स आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। क्या इसको मैं डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू वी लिखूंगा? बताइए, लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं तीसरे पार्टिकल पे चलता हूं तो तीसरे पार्टिकल पे ये इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? एफ एक्सटर्नल प्लस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4, 3 मत लिख देना बेटा, ठीक है, क्योंकि फोर्स आने के लिए कम से कम 2 पार्टिकल चाहिए, इंटरेक्शन पैदा करने के लिए 2 पार्टिकल चाहिए। तो d बाई डी टी m3v3, ठीक है। एक और टर्म लिख देते, चौथा भी लिख लेते, चौथे वाले को क्यों छोड़ा जाए, थोड़ा सा सिमेट्री लगेगी और कुछ नहीं। तो फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3, ठीक है। इतनी सारी इक्वेशन दिख के तो कई बार जो है किताब पढ़ने का मन भी नहीं करता, छोड़ देते हम लोग, अरे यार ये कुछ भयंकर चीज लिखी होगी तो यहाँ पे यार रहने देते। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए आपको डर नहीं लगेगा, आराम से एक एक टर्म क्या लिखी गई है क्या समझ में आ रही है अपने को, है ना। नाउ अब अगर इसी सीरीज को अगर हम कंटिन्यू करें, क्या बहुत सारे पार्टिकल्स पे लिखा जा सकता है? जब आप इन सभी फोर्सेस को ऐड करेंगे तो एक बहुत मजेदार चीज होने वाली है, ध्यान से देखिए। जब आप ऐड करेंगे ना, देखना 1 2 2 1 गायब हो गए, 1 पे लगाया गया फोर्स सेकंड के द्वारा और सेकंड पे लगाया गया फोर्स 1 के द्वारा, क्या ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे? क्योंकि ये थर्ड लॉ पे है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ठीक है। फिर 1 3 3 1 1 4 4 1 2 3 3 2, सर ऐसे करते रहो मजा आ रहा है, 2 4 4 2 3 4 4 3, क्या सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी? आप इधर और बढ़ाएंगे उधर भी बढ़ती जाएगी, आपस में सारी टर्म हो गई खत्म। अब अगर ये सब कुछ खत्म हो गया तो क्या बचेगा? सिग्मा एफ एक्सटर्नल। अभी सिग्मा एफ एक्सटर्नल क्या है? एफ एक्सटर्नल ऑन पार्टिकल 1, एफ एक्सटर्नल ऑन पार्टिकल 2, एफ एक्सटर्नल पार्टिकल 3, इन सभी का सम, इट विल बी इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ m1v1 m2v2। क्या इसी तरीके से लिखूंगा तो nth टर्म तक चला जाऊंगा क्या? हाँ या ना? अब इस टर्म को बहुत ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है m1v1 m2v2, क्या सभी पार्टिकल्स के इंडिविजुअल मोमेंटम का सम, और सभी पार्टिकल्स के इंडिविजुअल मोमेंटम का अगर हम सम करें तो क्या ये मोमेंटम ऑफ सिस्टम कहलाएगा, है या नहीं? या फिर एक काम करते, थोड़ा सा आपको और कंफर्ट जोन में लेके चलते, डायरेक्ट बात नहीं करते, ठीक है। यहां तक देखिए, फिर नेक्स्ट पेज ऐड करेंगे। तो सिग्मा एफ एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू डी बाई डी टी, जो इतनी सारी सम लिखी थी, सम प्लस लिख लिख करके उसको मैं लिख रहा हूं ऐसे, सिग्मा एम इंटू वी, ith पार्टिकल का मास, ith पार्टिकल की वेलोसिटी, यस और नो। नाउ डी बाई डी टी सिग्मा एम आई वी आई। एक काम करिए, थोड़ा सा इसमें है ना, एक चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखिए, आपको मजा आएगा। ओहो बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या लिख दिया हमने? ये एम आई वी आई यानी कि m1v1 m2v2 m3v3 अपॉन सिग्मा एम आई m1 प्लस m2 प्लस m3, ये किसका फॉर्मूला होता है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर VCOM।
तो ये टर्म हमारी पूरी की पूरी क्या बन गई, ये बन गई हमारे पास VCOM, और जो सिग्मा mi आपने लिखा था ये क्या बन गया, ये बन गया टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो दिस इज इक्वल टू d/dt इंटू m इंटू VCOM, हाँ या ना। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर आपके पास होगा तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज होता है, नहीं होगा तो चेंज नहीं होता है। इसे हम मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल बोलते हैं। कहां से आया, बात समझ में आई? ये भी कहीं ना कहीं सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे न्यूटन्स लॉ लिख करके आप एडिशन करेंगे तो समझ में आएगा कि सिस्टम का मोमेंटम चेंज करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। इंटरनल फोर्स से सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें तो कहीं और पहुंचना है, अभी हमें तो पहुंचना है m इंटू ACUM पे। कैसे आता है m इंटू ACUM? ध्यान से देखिए, इस टर्म को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, आप कहते हो सर m बाहर रख दो और d/dt ऑफ VCUM लिख दीजिए, राइट? क्या काम खत्म हो गया कि अभी कुछ बाकी है? काम खत्म हो गया क्या? आप कहोगे सर देखो m इंटू ACUM आ गया, ये क्या काम खत्म हो गया? नहीं हुआ है। यहां पे दो टर्म है, m और VCUM। आपने m को कांस्टेंट माना, v को डिफरेंशिएट किया, दूसरी टर्म को क्यों बेटा नेग्लेक्ट करके चल रहे हो? ऐसे ही बस फील आ रही थी सर, इसको नेग्लेक्ट क्यों किया? तो यहां पे जो VCUM इंटू dm/dt आपने लिखा है, तो dm/dt अगर सिस्टम से कुछ मास बाहर जा रहा है, सिस्टम में कुछ मास अंदर आ रहा है, तो क्या ये टर्म जीरो होगी क्या? और ये टर्म अगर जीरो नहीं होगी तो क्या आप सिग्मा एफ एक्सटर्नल को m इंटू ACUM लिख पाओगे क्या? बताइए। तो ऐसे फील से नहीं आता है, ये मैथमेटिक्स से आता है कि अगर आप न्यूटन्स लॉ जो किसी पॉइंट मास के लिए डिफाइन किया जाता है, उसको अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे एक्सटेंड करोगे तो यहां पहुंचोगे। वो भी कब? जब आपका dm/dt क्या हो, जीरो। सिस्टम से ना कुछ मास बाहर जाए ना कुछ मास अंदर आए। जैसा कि आप पढ़ते हैं रॉकेट वाले सवालों में कि गैसेस लीव कर रही हैं, है ना, या फिर एक ट्रॉली है उसमें से नीचे सैंड भरी है, नीचे होल कर दिया, सैंड कुछ रेट से बाहर गिर रही है, तो क्या वहां dm/dt जीरो होता है क्या? नहीं होता है। तो dm/dt अगर जीरो नहीं होता तो क्या वहां पे आप सिग्मा एफ इज इक्वल टू ma लगा सकते हो क्या? नहीं लगा। तो इसीलिए ये लगाना कब है ये पता रहे। और क्यों सिग्मा आपके पास जो है, इसमें हम जो a कह रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास का है, क्या ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? ठीक है, तो m इंटू a में a जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, ये आता है सॉल्व करके। कब? पूरी कंडीशन हमने यहां पे लिखी है।